हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं। ये सेकंड सीरीज है गाइस, और इस तरीके से हम पर डे 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट हो गया, किसी भी स्टेट का टेट हो, किसी भी तरह का टीचिंग एग्जाम्स हो, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र ऐसा सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो अगर वीडियो पसंद आए गाइज तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना फॉर न्यू अपडेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है फैमिली प्लेज रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। जो फैमिली है, परिवार है, वो किस तरीके का रोल प्ले करता है। एक्साइटिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी और नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो गाइज हमने जो सोशलाइजेशन का पूरा एक सेशन कंप्लीट किया है जिसमें मैंने आपको सोशलाइजेशन के बारे में बताया, तो जहाँ कहीं भी फैमिली आ जाए वो हमेशा प्राइमरी सोशलाइजेशन होगा, क्योंकि जो बच्चा जन्म लेता है वो सबसे पहले अपने परिवार में अपनी माँ से सबसे ज़्यादा कनेक्ट रहता है, फिर उसके बाद अपने पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ। तो गाइज जो फैमिली है वो प्राइमरी है, प्राथमिक समाजीकरण है। और फैमिली को क्या कहा जाता है? अ मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी। जो समाज का छोटा रूप है वो क्या है? परिवार है। नेबर्स हो और स्कूल हो, टीचर्स हो, पीयर्स हो, सहपाठी हो, ये सब किस में आएंगे? आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। और लाइब्रेरी की बात की थी मैंने, उसमें हमने क्या पढ़ा? वो पैसिव होता है। ठीक, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। फॉर्मल ऑपरेशनल, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो इमिटेशन होता है, वहां पर नहीं। इन्फेंसी अप्लाइज लॉजिक, इन्फेंसी शैशवावस्था में लॉजिक लगाने लगेगा, नहीं। प्री ऑपरेशनल में डिडक्टिव थॉट आ जाएंगे, नहीं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है? कंजर्वेशन आ जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, तो हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। कंजर्वेशन मतलब उसको ये पता है कि जो अगर 200 ml की एक बॉटल है उसको आप किसी भी बीकर में डाल दो, चाहे एक चौड़े से बीकर में डाल दो या फिर एक लंबे सकरे बीकर में डाल दो, जो पानी है वो 200 ml ही रहेगा, उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो पियाजे के द्वारा ये 4 स्टेजेस बताई गई थी गाइस, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें। ये जो सेंसरी मोटर है, संवेदी गामक अवस्था, उसमें जो बच्चा है वो अपने सेंसेस का यूज करता है। मोटर स्किल्स मतलब जो हाथों की एक्टिविटी हो गई, पैर की एक्टिविटी हो गई, इस तरीके से। और ऑब्जेक्ट परमानेंस इसका मेन होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब उसके सामने अगर कोई वस्तु आपने छिपा दी तो वो एग्जिस्ट नहीं करती लगभग 6 से 7 महीने के बच्चे के सामने। लेकिन अगर वो 9-10 महीने का हो गया तो वो ये समझ जाएगा कि भले ही वस्तु उसके सामने नहीं है लेकिन वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें सिंबॉलिक थिंकिंग, थॉट आने लगते हैं, बच्चा लैंग्वेज यूज करने लगता है। और ईगो सेंट्रिक मतलब वो हर चीज को ये सोचता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही दुनिया सोचती है। इमेजिनेशन आने लगते हैं, ग्रो होने लगती है बच्चे की। इस तरीके से यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो मेन ईगो सेंट्रिक का आएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें लॉजिक आने लगता है, चीज़ों को लेके कंजर्वेशन आने लगता है, और उसके बाद क्लासिफिकेशन करने लगता है कि भाई ये स्क्वायर यहाँ पर आएंगे, पूरे ट्रेंगल एक में आएंगे। और 12 वर्ष या उससे ऊपर की जो स्टेज होती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्टली हाइपोथेटिकल आइडियाज में सोचने लगता है, मतलब जो चीज़ उसके सामने नहीं है वो उसके बारे में भी सोच सकता है। गाइस पियाजे की फुल थ्योरी हमने डिस्कस करी है CDP फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उससे क्या है, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग, जो पूरी समझ है वो विकसित हो जाएगी। यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट में इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन में आया था, और हम इसी तरीके से कई शॉर्ट में चीज़ों को एक्सप्लेन करते चलेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। उससे क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो संवेदी गामक में ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। प्री ऑपरेशनल में बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा कंजर्वेशन आ जाता है, मतलब वो चीज़ें समझने लगता है कि 200 ml का पानी कहीं भी बीकर में, किसी भी बीकर में डाल दो वो 200 ml ही रहेगा।
फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, मतलब जो चीज़ें उसके सामने नहीं है, जो कल्पना में है, जो उसके इमेजिनेशन में है, वो चीज़ों को समझने लगता है। सोशल और मोरल इश्यूज़ के बारे में सोचने लगता है, समाज के बारे में सोचने लगता है, नैतिक व्यवहार दर्शाने लगता है। वो ये समझने लगता है कि जो सोसाइटी के द्वारा जो रूल्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स बनाए गए हैं वो हमारे हित के लिए ही हैं। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड सेज क्लॉथ्स ड्राई फास्ट इन द सन, शी इज शोइंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ। वो जो बच्ची है वो ये कहती है कि जो कपड़े हैं वो धूप में जल्दी सूख जाते हैं, ये ईगोसेंट्रिक थिंकिंग है, ऐसा तो नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट बिल्कुल सही, रिवर्सिबल थिंकिंग ये भी नहीं, और सिंबॉलिक थॉट भी नहीं। कॉज एंड इफेक्ट मतलब किसी चीज़ का कारण होना और उसकी वजह से उस पर इफेक्ट पड़ना, मतलब धूप की वजह से कपड़े सूख रहे हैं तो कॉज हो गया धूप और सन, और इफेक्ट हो गया कपड़ों का सूखना, तो क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन द सन। तो कॉज एंड इफेक्ट आपका सही आंसर होगा। आई होप गाइज अभी तक जो हमने 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस किए आपको समझ आ रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन, जो बच्चे की थिंकिंग होती है अकॉर्डिंग टू पियाजे वो किस में अलग होती है, फ्रॉम एडल्ट देन इन। तो जो डिफर होती है गाइज, काइंड अलग हो सकता है, मतलब उसका जो प्रकार है गाइज वो अलग हो सकता है, लेकिन जो अमाउंट है वो सेम रहेगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिफर्स इन काइंड फ्रॉम एडल्ट देन इन अमाउंट। क्या होगा, बच्चे की जो सोच होती है गाइज वो काइंड थोड़ा सा अलग हो सकता है वो एक टॉफी की वजह से रोने लगे या उसकी पेन पेंसिल खो जाए तो रोने लगे, लेकिन अमाउंट तो सेम ही है ना भाई। जैसे हम किसी बड़ी चीज़ के लिए रोते हैं कि यार हमारा ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया या फिर हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिले एग्ज़ाम में, तो जो अमाउंट है वो सेम रहेगा। दुखी बच्चा भी है, दुखी हम भी हैं, लेकिन काइंड अलग है, प्रकार अलग है। कि वो एक पेन पेंसिल के लिए रो रहा है और हम ये कहेंगे अरे यार पेन पेंसिल ही तो, इसके लिए क्यों रोना, लेकिन वो उस बच्चे के लिए हो सकता है उसकी फेवरेट पेन पेंसिल रही हो। तो इस वजह से जो प्रकार है वो अलग है, लेकिन जो मात्रा है, जो अमाउंट है वो सेम रहेगा। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो गाइज, मैं जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइज आपको कितना समझ आ रहा है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब हमने पढ़ा था टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प होता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प होता है। गिविंग मोटिवेशनल लेक्चर, केवल मोटिवेशनल लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा। ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन विदाउट इनकरेजिंग क्वेश्चनिंग, आप मतलब बच्चों से कह दो भाई तुम क्वेश्चन मत करो, जितना समझाना है बस मैं ही समझाता रहूँगा, ऐसा भी नहीं। ऑफरिंग बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड हर जगह काम नहीं आते हैं। गिविंग पॉम्स एंड क्यूज एंड आस्किंग क्वेश्चन एट क्रिटिकल जंक्चर्स, मतलब ये है कि आप बच्चों से कहेंगे कि आप अपने क्लूज दें, आइडियाज़ दें, और बच्चों से उनको क्वेश्चन पूछने के लिए उनको मोटिवेट करेंगे, और उनकी जो सोच है उस पर आप अपना विचार प्रस्तुत करेंगे, उनके विचार सुनेंगे। स्कैफोल्डिंग ये होती है टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प, मतलब जहाँ पर कहीं बच्चा अटक गया है तो आप उसे हेल्प दें। जैसे बच्चा यहाँ है, बच्चा यहाँ तक पहुँच सकता है तो ये उसका दायरा हो गया, लेकिन आप बच्चे को यहाँ तक पहुँचा सकते हैं तो ये क्या हो गया, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। वाइगॉत्स्की की थ्योरी हमने पूरी अच्छे से डिस्कस की है। CDP फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स आप सर्च कीजिएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी गाइस, तो उस पर क्लिक करके एक बार आप वो थ्योरी जो पियाजे की है, कोलबर्ग की है, वाइगॉत्स्की की आप पूरा पढ़िए, अच्छे से आपको समझ आएगी कि वाइगॉत्स्की की बारे में हमने क्या बात की है। According to Vygotsky, children learn by maturation, by imitation, by interacting with adults and peers, and when reinforcement is offered. तो गाइज जो वाइगॉत्स्की उन्होंने किसकी बात कही है कि एडल्ट्स और पीयर्स के साथ बच्चा सीखता है। सोसाइटी में बच्चा उठता बैठता है तो वहाँ जो सोसाइटी में जो लोग हैं, वहाँ के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, कानून कायदे हैं, वहाँ से बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाता है। तो बाय इंटरेक्टिंग विथ एडल्ट्स एंड पीयर्स, लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, लोगों के साथ बातचीत करके बच्चा अच्छे से चीज़ों को समझेगा और अपने खुद के आइडियाज़ सोसाइटी में रखेगा। सोसाइटी के जो आइडियाज़ हैं वो अपने में इंटरनलाइज करेगा, आत्मसात करेगा। तो इस तरीके से वाइगॉत्स्की की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है, सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है, उसमें वो यही कहना चाहते हैं कि जो बच्चा है वो समाज में रहकर ही सीखता है, 4 लोगों से बात करके वो 4 बातें सीखता है।
नेक्स्ट है कोलबर्ग हैज़ गिवन, कोलबर्ग ने क्या दिया, द स्टेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, तो भाई ये तो पियाजे ने दी। द स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट नहीं, द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का क्षेत्र, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया गया, पियाजे के द्वारा। तो स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का जो क्षेत्र है वो किसके द्वारा दिया गया, तो कोलबर्ग के द्वारा दिया गया। एज इट इज गाइस, एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत दिया गया है कोलबर्ग के द्वारा, तो नैतिक विकास का सिद्धांत। अब हम थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। देखिए 3 लेवल होते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पूर्व परंपरागत, परंपरागत और ये है पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर परंपरागत। तो अब एक लेवल में क्या है गाइस, 2 स्टेजेस हैं, हर लेवल की 2 स्टेजेस हैं। अब हम इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फर्स्ट है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, मतलब आज्ञाकारिता बनाम दंड, मतलब ये हो गया बेस्ड ऑन अवॉइडिंग पनिशमेंट। इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊँ, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट अगर समझाएं तो बच्चा केवल इसलिए काम करता है क्योंकि वो पनिशमेंट से बचना चाहता है। नेक्स्ट इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज, जिसे म्यूचुअल एक्सचेंज कहते हैं, टिट फॉर टैट की अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा ये कहेगा कि मैं अगर आपके लिए काम कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए काम करो, टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज बोलते हैं इसे। फिर है कन्वेंशनल लेवल, जो परंपरागत है, उसकी क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आते हैं, मतलब गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, बच्चा केवल इसलिए काम करेगा क्योंकि वो अपनी तारीफ सुनना चाहता है। ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर, मतलब जो सोसाइटी में रूल्स बनाए गए हैं, आइडियाज़ हैं, सोसाइटी के जो रूल्स हैं उसको मेंटेन करेगा चाहे कुछ हो जाए। रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है चाहे कुछ हो जाए। पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर परंपरागत में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी कैन चेंज। बच्चा इस चीज़ को समझने लगता है कि जब भी कभी नीड होगी तो हम रेड लाइट को क्रॉस कर देंगे। यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या होता है गाइज, यहाँ पर अपने मोरल प्रिंसिपल से बढ़कर इंडिविजुअलिज्म को छोड़कर, मतलब पूरे समाज के हित के लिए ऐसे काम करना जो समाज के हित में हो। इंडिविजुअलिज्म बिगिन टू ओबे, मतलब इतना ज़्यादा कि अपनी जान को भी अगर जोखिम में डालना पड़े तो आप डाल देंगे। वो क्या होगा, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का यूनिवर्सल प्रिंसिपल होगा। ठीक, 3 लेवल होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 6 स्टेजेस होती हैं, स्तर 6 होंगे, और जो लेवल हैं वो कितनी होंगी, 3 लेवल होंगे और 6 स्टेजेस होंगी। ठीक, प्री कन्वेंशनल पूर्व परंपरागत, कन्वेंशनल परंपरागत, पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर परंपरागत। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, मतलब यहाँ पर जो दंड बनाम कह लीजिए आज्ञाकारिता बनाम दंड है। इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय गुड गर्ल कहलाने के लिए काम करते हैं। सोशल ऑर्डर केवल इसलिए भाई सोसाइटी के द्वारा रूल्स बने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी कैन चेंज, हम चेंज कर सकते हैं। यूनिवर्सल प्रिंसिपल, अपनी जान को भी जोखिम में डालकर कुछ काम करना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज इल्यूस्ट्रेटिव ऑफ अ चाइल्ड सेंटर। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में क्या होता है गाइज, यहाँ पर बच्चों को सेंटर में रखा जाता है, उनकी ज़रूरतें देखी जाती हैं। अब हम ऑप्शन देखते हैं। अ क्लास इन विच द टेक्स्ट बुक इज द ओनली रिसोर्स, भाई ऐसा नहीं है। अगर किसी को टेक्स्ट बुक से समझ नहीं आ रहा है तो क्या आप उसको चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट है क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग ग्रुप्स एंड द टीचर टेक्स टर्न टू ईच ग्रुप, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अ क्लास इन विच द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इज गवर्न बाय द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू आप कब तक चलाएंगे। अ क्लास इन विच टीचर डिक्टेट, ये कभी नहीं होगा, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अ क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप्स। ग्रुप्स की बात किसने कही है गाइस, अगर आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा। उन्होंने ग्रुप्स की बात करी है, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात की है, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की है, रेसिप्रोकल टीचिंग की बात की है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चा है वो ग्रुप्स में रहकर बहुत अच्छे से सीखता है, और जो टीचर है वो एक ग्रुप को पूरे अच्छे से अवलोकित करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो जो आप ग्रुप में जितना अच्छा समझ सकते हो, आप इंडिविजुअली उस चीज़ को नहीं समझ सकते हो। ये बात वाइगोत्स्की ने की है, और ये बात स्कूल्स में भी फॉलो होना चाहिए। आज के लिए गाइस सेकंड लास्ट है, इंटेलिजेंस इज अ सिंगुलर
जेनरिक कंसेप्ट, द एबिलिटी टू इमिटेट अदर, ऐसा नहीं है कि केवल नकल निकाल दी, ये है स्पेसिफिक एबिलिटी और सेट ऑफ कैपेबिलिटी। अ स्पेसिफिक एबिलिटी, इंटेलिजेंस क्या है, एक स्पेसिफिक एबिलिटी है चीज़ों को समझने के लिए। इंटेलिजेंस वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइज। इंटेलिजेंस वर्ड आया है तो आपको पता होगा, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, इंटेलिजेंस वाली वीडियो में इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया, तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने। आप केवल सुन लीजिए, सर फ्रांसिस गाल्टन ने, और सर फ्रांसिस गाल्टन को फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया, सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया। मेंटल जो एज है उसका कंसेप्ट भी किसके, अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है। और IQ बराबर एक जो फॉर्मूला दिया गया था, IQ इज इक्वल टू MA/CA का जो फॉर्मूला दिया गया था वो दिया गया था स्टर्न द्वारा। और इसमें जो 100 से मल्टीप्लाई किया गया था, MA/CA इंटू जो 100 से मल्टीप्लाई किया गया था वो टर्मन ने किया था। तो रिवाइज्ड IQ फॉर्मूला पूछ ले गाइस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मन के द्वारा। केवल IQ फॉर्मूला पूछ ले तो स्टर्न के द्वारा। मेंटल एज का कंसेप्ट अल्फ्रेड बिने के द्वारा। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट पूछ ले तो अल्फ्रेड बिने और उनके सहपाठी साइमन के द्वारा। ठीक है गाइस, उसके बाद आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, अर्ली चाइल्डहुड इज डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है वो क्या है, अनइम्पॉर्टेंट, न्यूट्रल, नॉट सो सिग्निफिकेंट और सेंसिटिव। याद रखिएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोल देते हैं, या फिर चाइल्डहुड कह लीजिए, या फिर अर्ली चाइल्डहुड कह लीजिए। जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था है ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड है। बच्चा इसमें बहुत से वर्ड सीखता है। अगर हम स्मिथ की माने तो 1 वर्ष में बच्चा 3 शब्द सीखता है, 2 वर्ष में बच्चा 272 शब्द सीखता है, और 5 वर्ष में बच्चा 2072 वर्ड सीखता है। मतलब एक बच्चे की वोकैबुलरी 1 वर्ष में 3 वर्ड की होगी, 2 वर्ष में 2072 की 272 की होगी, और 5 साल में 2072 की होगी। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने 10 क्वेश्चंस को विद फुल एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए गाइज तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका वर्ग 3 हो, CTET हो, MP TET हो, UP TET हो, रीट हो, KVS हो, DSSB हो, किसी भी तरीके का कोई भी स्टेट का टेट हो, वहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं गाइज। तो आप उनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आए गाइज तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिस वजह से जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। थैंक यू।